गॉस के नियम के अनुप्रयोग ठीक है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इन अनुप्रयोगों में 3 है, उनमें से एक है अनंत लंबाई का चालक तार। अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यानी हमें एक अनंत लंबाई का चालक तार लेना है। अब उस अनंत लंबाई के चालक तार के निकट किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन जब तीव्रता ज्ञात करोगे तो पुरानी अवधारणा पे नहीं, आपको उसमें गॉस के नियम का उपयोग करना है। और गॉस के नियम का उपयोग करने का मतलब है कि आपको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है और वैद्युत फ्लक्स की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डायरेक्ट आवेश का उपयोग नहीं करना है। तो इस एक टॉपिक ये है, तो पहले इसे पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आपका होगा समतल चादर और इसके बाद का होगा गोला। गोला में 2 प्रकार का, सॉलिड और हालो, यानी एक गोलीय कोष और एक ठोस गोला, 2 प्रकार के गोले हमें पढ़ने हैं। तो अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है ये हमें ज्ञात करना है, वो भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते हुए। मैं चित्र बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो पहले यही बनेगा कि अनंत लंबाई का चालक तार का मतलब क्या होता है। अनंत लंबाई का तार, इसका क्या मतलब है भाई, कौन बताएगा? अनंत लंबाई का मतलब कितनी लंबाई? अनंत लंबाई का मतलब तार की लंबाई इतनी हो कि वह वैद्युत क्षेत्र के बाहर निकल जाता हो, वो अनंत लंबाई है। अनंत लंबाई का मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ से डोरी खींचते हुए अंतरिक्ष तक चले जाएं, ये लंबाई नहीं है अनंत लंबाई। देखो, तो हम मान लेते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। हमने एक तार लेना है, चालक तार लेना है, पर चालक तार अनंत लंबाई का हो। अनंत लंबाई का मतलब इतना बड़ा हो कि इसका एक कुछ ना कुछ भाग इसे वैद्युत क्षेत्र के बाहर चला जाए। तो मान लो ये चालक तार है और इसकी वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो लंबाई है वो L है, बाकी लंबाई क्या है, वैद्युत क्षेत्र के बाहर भी है, तो इसी को इन्फिनिट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन चालक तार के अंदर जो लंबाई है वो है स्मॉल l, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र के अंदर चालक तार की लंबाई है स्मॉल l। यह तार आवेशित है, धनात्मक रूप से आवेशित है, कोई संदेह नहीं है। हम इस आवेशित तार के निकट, टॉपिक क्या है, अनंत लंबाई के चालक तार के निकट, तो ये एक चालक तार है, इसके निकट बात करेंगे। यहाँ पर मान लो बिंदु P है, इस निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। यानी इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए आपको पुराने नियमों का नहीं, गॉस के नियम का अनुप्रयोग करना है। और गॉस के अनुप्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ हमें ज्ञात करना पड़ेगा गॉसियन पृष्ठ, फिर उसी गॉसियन पृष्ठ से जाने वाले रेखाओं को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। गॉसियन पृष्ठ कहाँ से खींचेंगे, गॉसियन पृष्ठ पहला तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर होगा, दूसरा खींचोगे कहाँ से, जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है वहीं से आप हमेशा गॉसियन पृष्ठ खींचोगे, उसके आगे या उसके पहले नहीं। एग्जैक्ट उसी बिंदु से गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा जिस बिंदु से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि इस चालक तार से इस बिंदु की दूरी स्मॉल r है, तो इस स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु के लिए हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ ऐसे खींचा,
जितनी दूरी पर इधर होगा उतनी ही दूरी पर इधर भी तो होगा। सेक एकदम एग्जैक्ट ऐसे। और चूंकि ये तार बेलन जैसा होता है तो जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा वो भी कैसा बनेगा, बेलनाकार ही तो बनेगा। हाँ नहीं, ये वैद्युत क्षेत्र के बाहर नहीं है, ये ऐसे है ना। अब जैसे ये है, ये दिख रहा है सिरा, अब इस सिरा को ऐसे हम बना थोड़ी ना सकते हैं यहाँ। अब जब इसको ऐसे रखेंगे तो क्या बाहर जाएगा, ये रहेगा तो यहीं तक ना, लेकिन बनाना पड़ेगा हमें ऐसे, यहाँ तो नहीं बना पाएंगे वैसे। तो ये अंदर ही है, बाहर नहीं। तो ये जो मैंने बना रखा स्ट्रक्चर भाई, ये क्या है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ठीक है। जो ये आवेश है इसके लिए गॉसियन पृष्ठ के सम्मुख यहाँ से भी रेखाएं गुजरेंगी ऐसे, और ठीक दूसरी तरफ भी तो ऐसे रेखाएं गुजरेंगी ऐसे। ठीक है। हम जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वहाँ पे एक लघु अवयव मानेंगे, क्षेत्रफल घटक। क्षेत्रफल का एक छोटा सा घटक है ये, और वो डी होगा। और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, तो ये पृष्ठ है, इसके लंबवत बाहर की ओर हो जाएगा वेक्टर डी ए। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी तो यही है, तो फिर दोनों समांतर हुए कि नहीं, समांतर हुए कि नहीं, समांतर हुए तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, 0, और काश 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी इसका मतलब है कि यह जो पृष्ठ आप देख रहे हो जो लंबवत है किसके, वैद्युत क्षेत्र के, उस पृष्ठ से सबसे ज़्यादा फ्लक्स हमें प्राप्त होगा। इतना जानकारी स्पष्ट है। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ आप कोई भी अवयव लेंगे तो इस अवयव का क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर, वेक्टर डी ए, और जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में होगा, वेक्टर ई। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या दिख रहा है, 90, और काश 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब हमें इस तरह से फ्लक्स की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0। यहाँ पे आप देखो क्षेत्रफल वेक्टर डी ए लंबवत पृष्ठ के बाहर की ओर हुआ, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, वेक्टर ई, इनके बीच का कोण क्या है, 90। तो फिर इधर से फ्लक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, क्योंकि काश 90 की वैल्यू 0, सो फ्लक्स की वैल्यू 0। इसका मतलब है कि यह चालक तार का जो ऊपरी सिरा और ये निचला सिरा, इन दोनों सिरों से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू 0, कोई वैद्युत बल रेखा हमें प्राप्त नहीं होगी। तो रेखाएं कहाँ से मिलेंगी, सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ से। कहाँ से मिल रही है, वक्र पृष्ठ। तो अगर हम कहें कि गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इस बेलन का वक्र पृष्ठ ही तो होगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, और h होती है बेलन की ऊंचाई। तो जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है, l, यानी लंबाई के बराबर है। तो गॉसियन पृष्ठ की एरिया हमको मिल जाएगा 2πr/l। इतनी जानकारी स्पष्ट है। अब हम फ्लक्स निकालते हैं। अतः वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर फाई 0 प्लस फाई 90, यानी 0 डिग्री वाला और ये 90 डिग्री वाला। तो 0 डिग्री वाला तो हमको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कास 0 लिखेंगे, लेकिन 90 का तो शून्य हो गया, 90 से तो कुछ मिलना ही नहीं है हमें। यस, तो फाई बराबर ई बाहर हो जाएगा इंटीग्रल से हमेशा। ई को क्यों बाहर कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्थिर विद्युत है, स्थिर आवेश के कारण है, इसीलिए ये कांस्टेंट है। तो यहाँ कास 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 × डी ए, और 1 का समाकलन क्या होता है,
ठीक वही राशि जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो एरिया के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एरिया ही होगा। तो फ्लक्स फाई की वैल्यू हमें क्या मिल रही है भाई, ई इंटू ए प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्या हमें फ्लक्स ज्ञात करना है? यस सर, हमें तो इंटेंसिटी निकालनी है ना। तब क्या करेंगे, अब गॉस का नियम लगाएंगे। अब यहीं से ये शुरू करेंगे गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम कहता है कि मान लो इस चालक तार पर कुल आवेश की वैल्यू Q है। कुल आवेश कितना है? Q। तो अगर कुल आवेश इस चालक तार पर Q है तो गॉस का नियम कहता है कि इस चालक तार के लिए फ्लक्स का मान इस आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो जो ये फाई आप देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट मान लें इसे, इस फाई की जगह क्या लिखने वाले हैं? Q इंटू 1/ε0 लिखने वाले हैं। जो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से हम फाई की जगह लिखेंगे Q इंटू 1/ε0 बराबर E इंटू ए। अब हमें निकालना किसका मान है? ई का। तो ए को पक्षांतर करेंगे, यहाँ गुणा है तो दूसरे पक्ष में भाग हो जाएगा। परिणाम आएगा ई बराबर Q/ε0 इंटू ए। यही है किसी अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, इसे और ज़्यादा विस्तृत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, इसमें हम एरिया को क्या लिख सकते हैं? 2πrl। तो जब ये वैल्यू हम लिखेंगे तो ई का वैल्यू आ जाएगा Q/ε0 इंटू 2πrl। ऐसा भी लिख सकते हैं। और इस यल को अंश में लिख लें तो Q/L भी तो हो सकता है, और बटे 2πε0 ऐसा भी तो लिख सकते हैं। आर भी है, आर रहेगा साथ में इसके। Q/L बटे 2πε0 इंटू आर। अब इसमें जो Q/L है उसे क्या कहते हो? कौन लड़का बताएगा Q/L को क्या कहते हैं भाई? Q/L को क्या कहते हैं आप लोगों में से बताइए कोई? सिग्मा कहते हैं। यस, गलत बात। आवेश वितरण पढ़ाया था ना। आवेश वितरण में बताए थे रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय, बताया था कि नहीं बताया था आपको? तो ये प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश है कि नहीं? और प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को लैम्डा कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो ये Q/L है, रेखीय आवेश घनत्व। यस, जो Q/L है वह रेखीय आवेश घनत्व है। तो यहाँ हम लैम्डा यूज़ कर लेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी λ/2πε0 इंटू R हो जाएगा। या इसको और अच्छा लिखने के लिए, सुंदर लगे ऐसा लिखने के लिए 2π को 4π बना देंगे। तो आपने 2 से यहाँ गुणा किया तो 2 से यहाँ भी तो गुणा करना पड़ेगा। तो 2λ/R ये है सबसे शुद्ध व्यंजक। दैट्स आंसर। तो अगर कोई एक चालक तार है जो अनंत लंबाई का है तो उसके निकट किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन किसके नियम का उपयोग करते हुए? गॉस के नियम का उपयोग करते हुए। देखो यहाँ गॉस का नियम हमने उपयोग किया। ठीक है, क्यों नहीं न्यूमेरिकल आता है? आता है न्यूमेरिकल ये। यस, ये 5 नंबर वाले में ही आता है। हाँ, व्यंजक। तो अब इसे करना है हमें, तो पहले चूँकि बोर्ड एग्जाम में अगर लिखोगे तो माना कि राशियों को मानना पड़ता है ना, तो पहले 2 लाइन लिख लो कौन कौन सी राशि आप मान रहे हो। हाँ, चित्र बना लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। नोट मत कीजिएगा, चित्र बना लीजिए, फिर अभी बोलेंगे उसके बाद नोट कर लीजिएगा।